वेलकम बैक लर्नर्स। हम लोग कर रहे हैं एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 का पेपर, जो कि हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है और एग्ज़ाम हुआ था 4/8/2024 को। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं। इसमें हम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं 51। अब इस पार्ट में हमें करने हैं 51 to 100। 50 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, अभी हम करेंगे 51 to 100। चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मनुष्य और उसके मानवीय पर्यावरण का एक दूसरे के साथ संबंध का अध्ययन है। तो मनुष्य और उसके साथ मानवीय पर्यावरण का दूसरे से संबंध का अध्ययन है, तो ये किसने कहा है? तो जब पर्यावरण की बात होगी, हम आपको बता भी चुके हैं, इन्वायरमेंट के साथ किसने जोड़ा है? वेबर, कॉम्ट, मर्टन या फेयरचाइल्ड। तो वो जोड़ा है फेयरचाइल्ड ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिंग संस्कृति का एक विषय है जो पुरुष व स्त्री के पौरुषत्व व स्त्रीत्व के सामाजिक वर्गीकरण को दिखाता है। तो लिंग पौरुष या स्त्रीत्व के सामाजिक वर्गीकरण को दिखाता है, ये किसने कहा है? अन्ना ओकले, गिडिंग्स, पार्क, बर्गेस, मार्गेट मीड। तो यही अन्ना ओकले ने ही ये बात कही। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत के कुर्ग में संयुक्त परिवार का गहन अध्ययन किसने किया है? तो ये भी आपको पता ही है किसने किया है। तो ये किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास की अवधारणा के 3 परस्पर जुड़े हुए पक्ष कौन से हैं? तो जो सोशल डेवलपमेंट है उसके 3 कौन से जुड़े हुए परस्पर पक्ष हैं, वो हमको देखना है। तो वो हो जाएंगे हमारे आधुनिकता, पूंजीवाद, उत्तराधुनिकता, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, सांप्रदायवाद, प्रतिमान, मूल्यांकन, प्रक्रियात्मक संस्कृतिकरण, वैश्वीकरण या उदारीकरण। तो जो सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा होगा उसमें प्रतिमानात्मक, मूल्यांकनात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों पक्ष आते हैं। तो ये पक्ष जो हैं वो सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति को रेखांकित किया गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कब रेखांकित किया गया। तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रेखांकित किया गया था वो 1950, 1948 या 1947 या 1951 में किया गया था। तो वो किया गया था 1948 में। जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात होगी तो 1948 जो है वो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति है, जिसकी घोषणा किसने की थी? वो की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो अगर पूछ ले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद जो दूसरी बनी है वो कब बनी? वो बनी 1956 में सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई और इसकी घोषणा किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि अब पहली पूछ लिया, पता नहीं कब दूसरी पूछ ले, तीसरी पूछ ले या पूछ ले कौन सी अब है, एक या टोटल कितनी है। तो ये जो थी 1956 वाली पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इसमें क्या किया गया था? इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को इसमें अपनाया गया था, सेकंड वाली में 1956 में। उसके बाद जो तीसरी बनी वो 1977 में बनी और ये इसमें जो इसकी घोषणा किसने की थी? तो वो थे जॉर्ज फर्नांडीज, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। और जो चौथी बनी वो 1980 की है। ये जो थी इसमें सहकारी संघवाद को अपनाया गया, सहकारी संघवाद को इसमें अपनाया गया 1986 वाली में। उसके बाद जो लास्ट रही वो 1991 की और इसको न्यू इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है उसके नाम से भी जाना जाता है और ये इसकी घोषणा की गई मनमोहन सिंह के द्वारा। तो मनमोहन सिंह ने 1991 की जो थी उसकी घोषणा की और इसमें LPG
यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसमें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसको अपनाया गया। तो इसमें क्या किया गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर पूछ ले मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस में अपनाया गया, तो जो दूसरी थी, सेकंड 1956 वाली, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी, उसमें अपनाया गया। अगर पूछेगा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो उसमें किसको अपनाया, तो उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, जो कि 1991 की पॉलिसी है। मनमोहन सिंह ने उसकी घोषणा की थी। और पहली पूछेगा, अगर फर्स्ट पूछेगा तो वो है फर्स्ट 1948, जो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी फर्स्ट, और उसमें किसने घोषणा की थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी घोषणा की थी। सेकंड वाली 1956 बताया, और जो थर्ड वाली है वो 1977 वाली है, जो कि जिसकी घोषणा जॉर्ज फर्नांडीज ने की थी। और चौथी वाली है वो 1980 है, उसमें सहकारी संघवाद को अपनाया गया था। उसके बाद जो पांचवी जो है वो है 1991। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। तो मैंने इससे जितने भी आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। कुछ ना कुछ तो आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिला होगा, तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लेना। और वैसे कहीं कहीं पे इसमें जो है टोटल जो पॉलिसी पूछी जाती है उसमें 6 भी मेंशन है, मतलब 1948 से लेकर 1991 तक, तो उसमें 1990 को भी रखा गया है। तो ये आपके टोटल 6 हो जाएंगे अगर टोटल 6 की बात करता है तो। और ये जो पहली वाली थी ये जो 6 अप्रैल 1948 को बनी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने काफ़ी नॉलेज शेयर करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको भी इससे कुछ तो बेनिफिट पहुंचेगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ इसमें से नया सीखा है तो बने रहिए वीडियो के साथ, इसी तरह सीखते रहिए, और जितना भी हमसे हो पाएगा उतना हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार तकनीकी एवं यांत्रिकी के प्रभाव का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन्होंने अभिजन संस्कृति और लोक संस्कृति के अंतर को मिटा दिया। तो एलीट कल्चर और फोक कल्चर जो थी उसके अंतर को मिटा दिया है। तो ये कौन है? मार्शल मैक्लूहान, क्लिफोर्ड गिब्स, गेडिंग्स या फिर थॉमस कुहन। तो ये किसने काम किया? मार्शल मैक्लूहान ने इसको मिटाने का काम किया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गरीबी की संस्कृति के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों में से हैं, जिन्होंने उच्च मृत्यु दर, युवा वर्ग में महिला और पुरुष दोनों आजीविका कमाने में कार्यरत, स्वास्थ्य और शिक्षा के निम्न स्तर, संगठन और राजनीतिक दलों में भागीदारी जैसी इन विशेषताओं को चिन्हित किया। तो इस कौन सा है जिसने इन विशेषताओं को बताया है? तो यहाँ से ही आंसर मिल रहा था। कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात किसने की? ऑस्कर लेविस ने। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आप ना भी पढ़ते तो भी ये आंसर आसानी से कर लेते। नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक विकल्प यानी फंक्शनल अल्टरनेटिव की बात किसने की? तो ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। फंक्शनल अल्टरनेटिव की बात करते हैं, इसी में कन्फ्यूज़न होता है, मर्टन या पार्सन्स, तो वो करते हैं मर्टन। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 324 और 244 में किस संवैधानिक प्रमुख को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आर्टिकल 324, 244 के किस संवैधानिक प्रमुख को जनजातियों के संदर्भ में विशेष अधिकार प्रदान किए गए? तो इस क्वेश्चन को कर दिया गया डिलीट, और इसमें जो भी मार्क्स होंगे वो सभी को दिए गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेरेनडार्फ संस्तर को निम्न में से क्या मानते हैं? तो डेरेनडार्फ क्या मानते हैं? विश्लेषणात्मक समूह, विवरणात्मक समूह या तार्किक समूह या अवशिष्ट? तो वो मानते हैं विवरणात्मक समूह। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गांव, एक शहर, एक जनजाति और एक राष्ट्र, ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये हो जाएंगे समिति, समाज, समुदाय, संस्था।
ये उदाहरण हो जाएंगे समुदाय कम्युनिटी के। एक गांव कम्युनिटी होता है, सिटी कम्युनिटी होता है, ट्राइब कम्युनिटी होता है, राष्ट्र भी एक कम्युनिटी हो सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गुरिये के अनुसार किसको परिभाषित करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है। तो गुरिये के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा, धर्म, अपराध, सामाजिक विघटन या जाति। तो जाति को परिभाषित करने का कोई भी प्रयास इस परिघटना की जटिलता के कारण विफल होने के लिए बाध्य है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके अनुसार जाति व्यवस्था वंशानुगत समूहों से निर्मित है जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी 3 रूपों में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वो 3 रूप कौन से हैं? परिस्थिति के संस्करण के पदानुक्रम के रूप में, विस्तृत नियमों के आधार पर जो कि उनके अलगाव के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, श्रम के विभाजन के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली अंतर्निर्भरता के रूप में। तो ये कौन से हैं? इसमें क्या हो जाएगा, भौगोल। और इनका क्वेश्चन मैंने देखा है काफ़ी आ रहा है एग्ज़ाम में, तो आप भौगोल को पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनके क्वेश्चन काफ़ी मैंने देखा है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो भौगोल के अनुसार जाति व्यवस्था वंशानुगत समूह से निर्मित है जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी इन 3 रूपों में जुड़ी हुई है। तो हायरार्की के रूप में जुड़ी हुई है, विस्तृत नियमों के आधार पर जुड़ी हुई है और श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली जो अंतर्निर्भरता है वो उसके रूप में जुड़ी हुई। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से देवरा गांव का अध्ययन किसने किया? तो देवरा गांव का अध्ययन जो किया था वो इसमें पहले श्रीनिवास को माना गया था, उसके बाद फिर उसको डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसका अध्ययन SC दुबे ने किया था। तो ये क्वेश्चन जो था वो डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो पोस्ट मॉडर्निटी से कौन संबंधित नहीं है? विविधता, सहयोग, संपूर्णता, विचारधारात्मक, आदर्शात्मक संस्कृति, तो इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत विकास की अवधारणा में निम्न में से किसके माध्य सामंजस्य पर जोर दिया जाता है? तो सतत जो विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें किस पे जोर दिया जाता है? तो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण विकास, प्रगति और विकास, या इसमें से कोई भी नहीं। तो सतत विकास में जो जोर दिया जाता है वो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में दिया जाता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जनसांख्यिकी लाभांश के साथ पाया जा सकता है। जनसांख्यिकी लाभांश के साथ क्या क्या पाया जा सकता है? तो वो पाया जा सकता है बचत, श्रम आपूर्ति, मानव पूंजी, आर्थिक वृद्धि, ये सब कुछ पाया जा सकता है जनसांख्यिकी लाभांश के साथ। तो इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 सभी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के जनसांख्यिकी चरणों को उसकी के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वो 4 चरण कौन से हैं वो आपको लगाना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता था। तो सबसे पहले स्थिर जनसंख्या थी। तो स्थिर जनसंख्या जो है वो ऑप्शन सी पे है और वो फर्स्ट नंबर पे है। तो इस तरह से इसमें कोई भी अगर हम एक देख लेंगे तो आंसर आसानी से निकल आएगा क्योंकि सब में अलग अलग ही दिया हुआ है। तो जो थर्ड नंबर है वो फर्स्ट नंबर पे होगा, यानी स्थिर पहले होगा। तो हमने करेक्ट आंसर तो देख लिया, तो आपको भी एक पता होगा तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो थर्ड नंबर स्थिर जनसंख्या पहले हो जाएगा, फिर होगा स्थिर वृद्धि, यानी स्थिर की बात पहले हो गई। तो पहले स्थिर जनसंख्या थी, फिर स्थिर वृद्धि हुई, उसके बाद फिर तीव्र वृद्धि हुई और फिर हमारा हो गया उच्च वृद्धि। तो ये सबसे लास्ट में आएगा उच्च वृद्धि। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, सबसे पहले स्थिर जनसंख्या होगी और सबसे लास्ट में उच्च वृद्धि होगी। तो थर्ड पहले हो जाएगा और फोर्थ लास्ट में हो जाएगा। तो ये हो गए 4 चरण। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा स्थिर जनसंख्या पहले और उच्च जन वृद्धि सबसे बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज में केस स्टडी में कौन सी मेथड शामिल है? तो केस स्टडी में जो मेथड शामिल है वो है क्वालिटेटिव, क्योंकि ये तो होते नहीं हैं और काल्पनिक पे हो नहीं पाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि जो आर्थिक विकास के संबंध में किस समाजशास्त्री ने कहा आर्थिक विकास की प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को दर्शाता है?
प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है यहाँ पे मेन की पॉइंट है, वहाँ से आप इसको पकड़ेंगे। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन की बात किसने की है, तो वो किए हैं रोस्टो, लेविस, हार्वे या शुम्पेटर। तो वो किया है लेविस ने। प्रति व्यक्ति जो उत्पादन की बात है, और उसमें उन्होंने बताया कि ये प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर, दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर करता है। तो आप इसको ऐसे लर्न करेंगे, प्रति व्यक्ति उत्पादन, ऑस्कर लेविस। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक प्रथा जिसमें ऊंची जाति का लड़का होगा। तो हमने आपको यही बताया था कि ऊंची जाति का जब लड़का होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या हो जाएगा, ऊंची जाति का लड़का है नीची जाति की लड़की से विवाह करेगा। तो हमने यही आपको बताया भी था कि एक लर्न कर लो तो आप कर लोगे, तो वो हो जाएगा अनुलोम यानी हाइपरगेमी। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक ही लर्न करना, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आदिम जातियों में जादू एवं धर्म के प्रक्रियात्मक प्रभाव की व्याख्या अपनी बुक मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर इसे में किसने की। तो ये बुक तो हम आपको बता ही चुके हैं अपनी बुक वाली प्लेलिस्ट में। तो इसकी व्याख्या की है मालिनोव्स्की ने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा सामाजिक घटनाएं चीज़ें हैं और उन्हीं चीज़ों के रूप में माना जाना चाहिए। तो सामाजिक घटनाओं को चीज़ों के रूप में यानी सोशल फैक्ट के रूप में किसने देखा, दुर्खीम ने। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा शक्ति व्यवस्था का झुकाव उन समूहों के पक्ष में होता है जो गांव के लोगों की आर्थिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कोटेशन पूछा गया। शक्ति की बात करी गई, गाँव में जो पावर है उसकी बात की गई। तो ये किसने की, योगेंद्र सिंह श्रीनिवास, ओमन कपाड़िया। तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो बात की है योगेंद्र सिंह। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। गाँव में शक्ति व्यवस्था की बात इन्होंने की है। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने ग्रामीण और शहरी समुदायों के लिए केमिनसेफ्ट और गेसेलसेफ्ट का यूज़ किया है। तो वो तो आपको पता ही है, टॉनिस है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कौन सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं। तो सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता कौन सी नहीं है, द्विपक्ष, स्थिर प्रक्रिया, गणतांत्रिक प्रक्रिया या व्यापार अनुबंध। तो स्थिर नहीं होगा, ये तो बदलता रहेगा। तो बी इसकी विशेषता नहीं होगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हैलीबुरी में माल्थस की नियुक्ति की गई थी। तो ये आपको पता चला, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हैलीबुरी में माल्थस की नियुक्ति हुई। अब क्या पता ये पूछ रहे माल्थस की नियुक्ति कहाँ हुई, तो हैलीबुरी में। तो उसको क्या कहा जाता है, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले कभी भी ये कहीं नहीं आया। तो उसको जिसमें उनकी नियुक्ति की गई थी उसको कहा जाता है ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर्स रिक्रूटेड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर्स रिक्रूटेड। तो ये क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाएगा जो नहीं देखा होगा, क्योंकि इतना कहीं लिखा भी नहीं होता, ना ही इतना कोई डिटेलिंग में पढ़ता है समझता है। तो आपको ये याद करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज हैलीबुरी में माल्थस की नियुक्ति की गई थी। अब ये भी पूछ लेगा माल्थस की नियुक्ति कहाँ हुई, तो हैलीबुरी को नहीं बोलना, ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज, ठीक है। और ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर्स रिक्रूटेड उसका नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैक्स वेबर के अलावा इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है, तो मैक्स वेबर के अलावा टिल्थे का नाम जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पैरेटो के अकॉर्डिंग मनुष्य की अगर हम संपूर्ण क्रियाओं में से तार्किक निकाल देंगे तो क्या बचेगा, तो अगर हम उसमें से तार्किक निकाल देंगे तो वो बचेगा विशिष्ट चालक। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस सी दुबे ने किस बुक में लिखा कि यह याद रखना आवश्यक है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अलग अलग मात्रा में नस्लीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व है। तो एस सी दुबे ने क्या लिखा है कि ये याद रखना ज़रूरी है, भारतीय जनसंख्या का जो बड़ा हिस्सा है वो अलग अलग मात्रा में नस्लीय मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये किस बुक में लिखा है उन्होंने, तो चेंजिंग की तो बात होगी नहीं, न तो कमाल में होगी, और ये होगा इंडियन सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनसंख्या की बात की और उसमें क्या क्या होता है ये बताया। तो इंडियन सोसाइटी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक रूप से स्थापित काम करने के तरीकों को क्या कहा जाता है। तो सामाजिक रूप से स्थापित है, अब उनके काम करने का तरीकों को क्या कहा जाएगा, तो वो हो जाएगा संस्था। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जो भूमिका एक अभिनेता मंच पर करता है उसे कभी कागज के एक रोल पे लिखा गया था। बहुत ही डिफरेंट बात बोली गई है। तो ये किसने कहा है, जो भी एक्टर है
वो क्या करता है, मंच पे जो भी भूमिका निभाता है उसे कभी कागज़ के एक रोल पे लिखा गया था। तो ये बात किसने कही, इससे पहले ये कहीं भी आया नहीं, इतना डिफरेंट है, कोई कर भी नहीं सकता है। तो ये लर्न कर लीजिए, मार्क्स, कॉम्स, पार्सन्स या वेवर। तो ये बात कही पार्सन्स ने, तो बहुत ही डिफरेंट है। तो अभिनेता जो भी काम करेगा उसको कभी कागज़ पे लिखा गया था। कार्ल मार्क्स के अनुसार दरिद्रता परिणाम है। तो दरिद्रता किसका परिणाम है कार्ल मार्क्स के अनुसार? अभाव का, संघर्ष का, शोषण का या अशिक्षा का? तो वो है शोषण का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गॉड्स एंड मैन। ये तो आप जानते ही हैं किसकी बुक है, गॉड्स एंड मैन जो बुक है वो है घुरी की। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में नीचे सूचीबद्ध में कौन सा विकल्प विवादों को हल करने की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आता रहता है। तो विवादों को हल कैसे करेंगे? सुलह से, न्याय निर्णय से, मध्यस्थता से या फिर सभी से? तो जब भी हमें विवादों का सुलह करना है तो वो उसमें सारी ही चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस विद्वान ने जजमानी सिस्टम को एक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण में अच्छा अर्थव्यवस्था माना? तो यहाँ जजमानी सिस्टम में प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की बात हो रही है, तो वो हो जाएगा विलियम वाइसर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसने जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की? तो पॉपुलेशन एजुकेशन की जो बात की वो किसने की? तो वो की है लेविंस्टीन, रोनाल्ड नोटेस्टाइन या वैलेंट। तो ये है SR वैलेंट। उन्होंने पॉपुलेशन पॉलिसी की कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभी तक ये कहीं भी नहीं आया है तो उसको लर्न कर लेना। पॉपुलेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट दिया है SR वैलेंट ने, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो मुझे पता है कि आपका बाद में मन नहीं करेगा और आप छोड़ेंगे, तो आप सोचेंगे कि छोड़ो, जब आएगा तो हमें रिकॉल हो जाएगा, लेकिन वो रिकॉल नहीं हो पाता है। ये तो पता चल जाता है कि हमने इसको कहीं पढ़ा है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है करेक्ट आंसर क्या है। पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स किससे संबंधित है? तो पर्ल प्रेगनेंसी इंडेक्स जो है वो संबंधित है आपका फैमिली प्लानिंग से, यानी परिवार नियोजन से। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र में बांटा? तो धर्म को पवित्र और अपवित्र में किसने बांटा? आपको पता ही है, सेक्रेटोप्रफेन दुर्खीम। एंथोनी गिडिक्स ने किस बुक में संरचनाकरण स्ट्रक्चरेशन का सिद्धांत दिया? तो किस बुक में दिया? उन्होंने कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी या कंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी या नेशन स्टेट एंड वायलेंस या मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी। तो स्ट्रक्चरेशन की जो उन्होंने बात की है तो वो उन्होंने की है कंस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिकरण के संदर्भ में नीचे दिए गए जो 2 प्रस्ताव हैं उसको हमारे समक्ष किसने रखा है? तो जो सोशलाइजेशन है उसकी बात हो रही है, तो उसमें ये है, उन्होंने कहा मन सामाजिक है, जो मन होता है वो सोशल होता है, सोसाइटी क्या होती है? मेंटल, सामाजिक होती है, तो मानसिक होती है। तो समाज को उन्होंने मानसिक माना है और मन को सामाजिक माना। तो सोसाइटी मेंटल है, सोसाइटी को मेंटल माना या माइंड से जोड़ा है वो किसने? मीड, फ्राइड, जॉनसन या कूले। तो आप इससे कर सकते हैं, कूले ने समाज को मानसिक कहा है, तो समाज मानसिक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना है। कौन सामाजिकरण का सोपान नहीं है? तो सामाजिकरण में कौन कौन नहीं आता है? तो मौखिक अवस्था आती है, शौच अवस्था भी आती है, किशोरावस्था भी आती है, पॉजिटिव स्टेट की बात नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मैचिंग का क्वेश्चन, तो मैच कर लेते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा टाइलर की कौन सी है? तो टाइलर की है प्रिमिटिव कल्चर, और मॉर्गन की कौन सी है? एंशिएंट सोसाइटी, और इसमें जो स्पेंसर है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हेनरी मैन की एंशिएंट लॉ। तो अगर एंशिएंट लॉ होगा तो हेनरी मैन, और अगर एंशिएंट सोसाइटी होगा तो क्या हो जाएगा? मॉर्गन। तो इस तरह से हम ए को 4 से मैच करते हैं, और ए से 4 में दो है, और बी को 3, बी में 3 भी 2 में है, और सी में 1, सी में 1 केवल 1 में है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संधारणी अथवा संपोषक विकास में प्रयुक्त प्राय जो मुखर्जी के 3S आयाम के रूप में जाने वाला आयाम नहीं है? तो यहाँ पे 3S की बात हो रही है,
ये जो मुखर्जी हैं उनमें कौन सा आयाम नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं कौन सा आयाम नहीं है। बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, इससे पहले कहीं भी नहीं आया। तो उन्होंने बात की है सर्वाइवल की, सिक्योरिटी की, स्टाइल की और स्टेटस की बात उन्होंने नहीं की है। तो ये स्टेटस की बात नहीं की है या फिर स्टाइल की बात नहीं की। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि ये एकदम सेम ही लगते हैं, स्टाइल और स्टेटस। लेकिन इसको हम आपको एक यूनिक ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। तो ये तो आप याद कर लीजिए, पहले सर्वाइवल और सिक्योरिटी, इसकी तो उन्होंने बात की, ये तो रहेगा। स्टाइल और स्टेटस, क्योंकि वेबर भी ऐसी कुछ बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो लर्न करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो स्टाइल है, उसका जो लाइफ ऑफ स्टाइल है वो इसमें नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्टाइल तो एक अलग चीज़ हो गई, स्टेटस को उन्होंने माना है। तो आप ऐसे करके लर्न कर लें, क्योंकि ऐसे ही है जब क्वेश्चंस रहते नहीं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाती है, उसको कैसे समझें, कैसे लर्न करें। तो फिलहाल हम लोग स्टाइल को बाहर निकाल देते हैं, ज़्यादा स्टाइल वैसे भी नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे करके इसको हटा देते हैं, ये आयाम नहीं होगा। स्टेटस तो सोसाइटी में रहता ही है, तो जो जो चीज़ें सोसाइटी में है सिर्फ उन्हीं को हम याद कर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति का एक स्टेटस होता है, उसकी क्या होती है, सिक्योरिटी करी जाती है उस स्टेटस की, ये स्टेटस हो गया। अब इसकी हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये इस तरह से इसका अस्तित्व बन जाएगा, यानी सर्वाइवल हो जाएगा। तो वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसे करके लर्न करेंगे तभी लर्न हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है जब कोई नया क्वेश्चन आता है तो वो जल्दी लर्न नहीं हो पाता। अब ये क्योंकि पहली बार आया है यहाँ पे, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लो। ये भी कि जो 3S है वो दिया किसने, तो ये मुखर्जी 3S का जो आयाम दिया है वो मुखर्जी ने दिया। एक तो ये लर्न किया, उसमें कौन कौन सा हो जाएगा, सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड स्टेटस। ओके, स्टाइल को हटा देना बाहर, ज़्यादा स्टाइल नहीं रखना है, ठीक है। अब तो आप भी नहीं भूलेंगे इसको, मैंने अच्छे से बता दिया। संयुक्त राष्ट्र का रियो 1992 में पर्यावरण एवं विकास का पर वैश्विक सम्मेलन हुआ, इसके घोषणा पत्र को क्या कहते हैं, तो इसके घोषणा पत्र को क्या कहते हैं, तो ये जो हुआ था उसके घोषणा पत्र को कहते हैं एजेंडा 21, विकास पत्र प्रथम पृथ्वी 3 सम्मेलन या रियो डी जेनेरो। तो ये तो यहाँ हुआ ही था, उसमें लिखा ही है, ये तो इसको घोषणा पत्र को कहेंगे एजेंडा 21। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसमें कई क्वेश्चन आते हैं जो कन्फ्यूज़ कर देते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जनजातियों का सबसे सरल प्रगति का संगठन है, तो जनजातियों का सबसे सरल प्रगति का जो संगठन है वो क्या है, गोत्रार्ध एवं युग्म संगठन, वंश समूह, खाना बदोशी, जत्था या उपजाति। तो जनजातियों का जो सबसे प्रगति का संगठन है वो है खाना बदोशी जत्था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अपनी बुक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि श्रम विभाजन सामाजिक विचारों के इतिहास में मील का एक पत्थर है। तो ये किसने कहा है, जो श्रम विभाजन है, डिवीज़न ऑफ लेबर, वो सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी यहाँ से आप कर लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बुक किसकी है, तो अब तो आप समझ गए कि पार्सन्स की। अगर ये नहीं लिखा होगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि श्रम विभाजन को मील का पत्थर किसने बोला, तो आप तुर्खीम कर देते। तो बुक दे रखी थी तो आपने कर लिया, लेकिन आप लर्न कर लो जो श्रम विभाजन है उसको सामाजिक विचारों के इतिहास में एक मील का पत्थर माना है पार्सन्स ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। जो प्रतिवादी को किसी भी वक्त साक्षात्कार समाप्त करने का अनुमति देगा, ये तो नहीं है। जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का एक सेट देगा, ये भी नहीं है। जो प्रतिवादी को चुनने के लिए संभावित उत्तर का सेट प्रस्तुत नहीं करते, सेट थोड़ी ना देते, ओपन एंडेड है, आप बोलो, क्वेश्चन बता दिया उन्होंने, बस बोलते रहो। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 24 घंटे में जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, तो कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभावना नमूना विधि नहीं है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, और इसमें जो ये नहीं हो जाएगा वो कौन सा है, निर्णय, यादृच्छिक, कोटा या फिर स्नोबॉल। तो इसमें हो जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछ रहा है, तो उसमें मैंने बताया था आपको PAQSS करके आपको लर्न करना है, जिसमें आपको पर्पज़िव, एक्सीडेंटल, कोटा, स्नोबॉल, सेल्फ सेलेक्टेड और उसको कन्वीनियंट भी बोलते हैं, ये बताया था मैंने। तो ये इसमें आते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें जो यादृच्छिक है वो नहीं हो जाएगा, बाकी तो ये आपने देख ही लिए।
है तो ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब रैंडम सैम्पलिंग नहीं होगा, इसका मतलब है रैंडम, वो तो प्रोबेबिलिटी का होता है। और ये है जजमेंटल, यानी वही परपजिव से है। और क्वाटा तो आपका पता ही है, स्नोबॉल भी पता है। हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है? हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक आपको पता ही है, विलियम वाइजर हैं। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में जो क्वेश्चन किए हैं वो किए हैं 100, और 100 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, तो बहुत ही कम टाइम में हो गए हैं। और अभी हम 100 क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो फिर समझने में दिक्कत हो जाती है। तो इसमें हमने देखा बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहे हमारे लिए, और हमने इसको बहुत ही कम समय में कर लिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम 101 से 150 को नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।